हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा एमपी जीके का 12वां लेक्चर है। हम इस सीरीज में मध्य प्रदेश की जीके की जो परीक्षा नाम पुस्तक आती है उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पंचम संस्करण है 2026 वाला, उसमें उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए हम मध्य प्रदेश की जलवायु को देखते हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण, उसकी ऋतुएं, उसकी परिवर्तनशीलता, मौसम कैलेंडर एवं मध्य प्रदेश की मानसून के, और उसके साथ में कुछ मुख्य तथ्य जो कि बार बार रिपीट होंगे, तो हम देखेंगे कि उससे हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि स्किप करना है, क्योंकि वो हमें बीच में भी पढ़ते चलेंगे साथ में। अब ये देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। तो जो उत्तर का क्षेत्र है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उसमें अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक ठंडी पड़ती है। साथ में जो मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक इसके विपरीत जो क्षेत्र है, ठीक इसके विपरीत जो विशेषता पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? मालवा वाले क्षेत्र में साधारण ठंडी रहती है और साधारण गर्मी पड़ती है, और यहाँ अधिक गर्मी और अधिक ठंडी पड़ती है। साथ में जो बिंद का क्षेत्र है, यहाँ पर साधारण गर्मी और ठंडी की मात्रा अधिक होती है। और बिंद से ही विपरीत हो जाता है नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में तो गर्मी रहती है लेकिन सर्दी नामात्र की पड़ती है, जो बिंद के साथ में विपरीत संबंध दर्शाता है। जैसे मालवा मध्य भारत के साथ में या उत्तर के मैदान के साथ में विपरीत संबंध दर्शाता है। चलिए हम एक एक करके इनको देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर वायुमंडल में अल्पकालीन समय में जो परिवर्तन देखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मौसम कहा जाता है। लेकिन जब कई दशकों में जो परिवर्तन देखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। कि दीर्घकालीन मौसम में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको महाद्वीपीय एवं मानसूनी कहा जाता है। रीजन क्या होता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाने का? यहाँ जो कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से निकलती है, जिसमें 14 जिले आते हैं। इसके साथ में महाद्वीपीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है भू आविष्टित प्रदेश है। आसपास से इसकी सीमा किसी भी जलीय निकाय से नहीं लगती है, इसी कारण से भू आविष्टिक क्षेत्र कहा जाता है। जो हमने ऊपर पढ़ा वही सब चीजें लिखी हुई हैं कि उत्तर का जो मैदान है वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी। साथ में जो मालवा का क्षेत्र है सम जलवायु पाई जाती है, सामान्य गर्म और सामान्य ठंडी। उसका बिंद का जो क्षेत्र है यहाँ पर निम्न मात्रा में तो गर्मी रहती है लेकिन अधिक मात्रा में क्या रहती है? ठंडक देखने को मिलती है। वहीं नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ अधिक गर्म रहता है और ठंडक अधिक मात्रा में देखी जाती है। क्या कई स्रोतों में बघेलखंड और जो बिंद सतपुड़ा वाला क्षेत्र है उसको अलग अलग दर्शाया गया है, लेकिन आप ये देख लीजिए मुख्य चार रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा जो क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की में स्थित होने के कारण ही हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। इसके साथ में अब आगे चर्चा करेंगे, जो एक एक पॉइंट उठाएंगे और उसको हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा कि समुद्र से दूर स्थित होने के कारण ये अधिक मात्रा में गर्मी होती है, अधिक मात्रा में ठंडी होती है। जो क्षेत्र इसका क्या होता है? भिंड मुरैना ग्वालियर वो जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र भी इसके सम्मिलित आ जाता है। इसी के साथ में हम आते हैं मालवा वाला क्षेत्र। इसकी सम जलवायु है, ना ही अधिक मात्रा में ठंडी होती है ना ही अधिक मात्रा में गर्मी होती है। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आए थे उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में माना। उसके बाद इंदौर के आसपास वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वहाँ पर ये जलवायु देखने को मिलती है, और यह एक आदर्श जलवायु के रूप में मध्य प्रदेश में विख्यात है। उसके बाद बिंद का क्षेत्र वही, सामान्य तो गर्मी होगी लेकिन अधिक मात्रा में यहाँ ठंडी देखने को मिलेगी। और पचमढ़ी और अपारकंटक पर्वतीय क्षेत्र हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ में आगे नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र क्या है? वैसे रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे ये क्षेत्र नीचा है, और जो नीचे क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी अधिक देखी जाती है। साथ में कर्क रेखा की उपस्थिति देखी जाती है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में तो गर्मी देखने को मिलती है, कम मात्रा में ठंडी देखने को मिलती है। इसमें जो सॉरी नर्मदापुरम, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। एक भू आवष्टिक प्रदेश होता है, कर्क रेखा होती है। मतलब आवष्टिक माने कि आपकी भू आकृति कैसी है। ये मध्य प्रदेश संदर्भ में लिखा हुआ है, भू आवष्टिक प्रदेश है। आसपास से किससे घिरा हुआ है? भूखंड से घिरा हुआ है। कर्क रेखा, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी व पठार। मध्य प्रदेश में पठार भी पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ सम जलवायु देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा से दूरी अधिक पाई जाती है, और मतलब दूरी अधिक, मतलब अन्य की तुलना में थोड़ी सी अधिक है। जैसे अगर तुलना करें हम केरल की तुलना में तो यहाँ अधिक है, लेकिन फिर भी कारण इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, क्योंकि हम कर्क रेखा और जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास ही पाए जाते हैं। पर्वतों की स्थिति देखी जाती है तो यहाँ वर्षा अधिक होती है। समुद्र से दूरी है तो ताप अधिक है। कर्क रेखा निकलती है मध्य से तो गर्मी भी देखी जाती है। भू आवष्टिक क्षेत्र तापांतर भी अधिक देखा जाता है। तो ये हमें प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हो गए: पठार, भूमध्य रेखा, पर्वत, समुद्र, कर्क रेखा और भू आवष्टिक क्षेत्र। इसके साथ में हम देखेंगे तो जो वर्षा है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दोनों मानसूनी शाखाओं से होती है। एक अरब सागर की शाखा से होती है और एक हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। इसके साथ में जो वर्षा अधिक, देखो मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊंगा, इसी में आपको जो पूरे पॉइंट है इसी में बता दूंगा, बार बार रिपीट करें। ये वाले क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा कम होती है। जब इधर से हम दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है,
इधर से जब हम नॉर्थ वेस्ट की ओर जाते हैं तो वर्षा में मात्रा में कमी होती है, अगर उधर से आते हैं तो वर्षा में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी आएगी, नीचे की ओर आएंगे तो वर्षा में वृद्धि होगी। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो कमी, पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा में वृद्धि होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं कमी देखने को मिलती है। वही पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बालाघाट वाला क्षेत्र, यहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो गोद वाला क्षेत्र है यहाँ पे कम वर्षा होती है। उसके बाद में अगर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दिखे तो पचमढ़ी है, और यहाँ पे औसत वर्षा अधिक होती है। ये न्यूनतम और औसत दोनों में ही न्यूनतम आ जाता है गोद वाला क्षेत्र। चलिए वही पॉइंटों को एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो उत्तर पश्चिम में जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उत्तर पश्चिम में वर्षा कम हो रही है। दक्षिण पूरब से हम उत्तर पश्चिम को जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में वर्षा अधिक देखी जाती है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। गोद में न्यूनतम वर्षा होती है जो भिंड जिले में आता है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी नर्मदापुरम में होती है। उसके औसत वर्षा सर्वाधिक बालाघाट में होती है। न्यूनतम वर्षा औसत वाला क्षेत्र भिंड का, वो जो भिंड क्षेत्र है गोद वाला ही क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता है, तो वो आता है। उसके बाद में वर्षा में परिवर्तनशीलता देखी जाती है कि वर्षा में कम या अधिक वृद्धि होना ही परिवर्तनशीलता का उदाहरण है। हमारे यहाँ पे औसत परिवर्तनशीलता कितनी होती है, 19.5% के आसपास में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। इसके साथ में जो हमारा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर में तो परिवर्तनशीलता बढ़ती जाती है। क्या रहता है, यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कम मात्रा में वर्षा होती है। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा हो जाती है तो उसमें देखते हैं कि वर्षा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितनी हो रही है कि लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास, यहाँ हो रही है 50 से 75 सेंटीमीटर के, इसलिए उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा में परिवर्तनशीलता अधिक होती है। साथ में ये देखने को मिला है। उसके बाद साथ में दक्षिण पूर्वी में वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तनशीलता कम होती है। उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, इसलिए परिवर्तनशीलता की मात्रा अधिक देखी जाती है। अब इसके बाद में आता है काठीवाड़ा, पचमढ़ी व अमरकंटक में अधिक वर्षा क्यों होती है। ये मध्य प्रदेश का मैप है हमारा। तो ये जो क्षेत्र है हमारा सतपुड़ा वाला, तो यहाँ पे क्या है, बादल यहाँ फंस के इसी क्षेत्र में वर्षा कराते हैं। ये काठीवाड़ा वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा पचमढ़ी वाला क्षेत्र हो गया, और ये हमारा अमरकंटक वाला क्षेत्र हो गया। इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, वायु ट्रैप हो जाती है और यहाँ पे इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा कराती है। इसकी तुलना में जो हमारा पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ कम है, लेकिन यहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ अधिक हैं, तो यहाँ पर भी अधिक मात्रा में वर्षा होती है। एक बार हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हम बार बार भी पढ़ेंगे, नीचे जब हम जाएंगे तो नीचे भी पढ़ेंगे। जैसे कि सीधा क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक तापांतर किस में पाया जाता है। सब थोड़ी न्यूनतम तापमान किस माह में पाया, जनवरी में पाया जाता है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, मार्च में पाया जाता है। प्री मानसून कब आता है, अप्रैल में आता है, या फिर लू जब चलती है अप्रैल में चलती है। और सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है, तो मई में पड़ती है। द्वितीय गर्मी कब आती है, तो हमारी सितंबर अक्टूबर में आती है। और नवंबर दिसंबर में क्या होता है, मावट मतलब हल्की बारिश देखने को मिलती है, जो गेहूं की फसलों के लिए लाभदायक रूप में देखी जाती है। आगे चर्चा करते हैं हम कि जो मध्य प्रदेश में जो ऊपर जो बातें लिखी थी वो सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखी हुई हैं, तापांतर, मध्य प्रदेश में तापमान मई माह में सब देखा जाता है। न्यूनतम तापमान जनवरी में देखा जाता है। सर्वाधिक तापांतर मार्च में देखा जाता है। गंज बसौदा वाला जो क्षेत्र था 1995 में, वो सर्वाधिक गर्म था, लेकिन 2008 में जो गणना की गई तो उसमें खजुराहो वाला क्षेत्र अधिक था। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से हम उसमें आंसर लगाएंगे। साथ में अब आ गया कि जो मध्य प्रदेश में वेधशाला है, जिसे सी चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ अवस्थित है, इंदौर में अवस्थित है। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर में द्वितीय गर्मी आती है, क्योंकि वर्षा ऋतु खत्म होने को होती है और शीत ऋतु या शरद ऋतु चल रही होती है। इस समय पर प्रारंभ होने वाली होती है शीत ऋतु। उस समय पर क्या होता है, फिर से गर्मी आने लगती है। क्यों, क्या होता है, वर्षा के समय पर थोड़ा मौसम में गिरावट आ जाती है। सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। इसको आईएमपी करना है, पेपर में क्वेश्चन आता है, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर क्या रहता है, बढ़ता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर घटता है। इसी प्रकार से बारिश का भी रहता है, उत्तर की से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा बढ़ती है और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा में कमी आती है। पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी आती है और पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि होती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब देखते हैं हम एक बार में समताप रेखाएं। समताप कभी भी समताप रेखा लिखने के लिए नहीं आएगा, आइसोथर्म लिखा हुआ आएगा। ऐसी रेखाएं जो जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है उनको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो उत्तरी और दक्षिणी भागों को विभाजित करने वाली रेखा है, वो क्या होता है, जनवरी में रहती है। उसका क्या रहता है, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान रहता है। उसके बाद आइसो आइसोबार, ये से समदाब नहीं लिखा हुआ आएगा, आइसोबार लिखा आएगा। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जैसे समदाब रेखा बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। ये क्या रहती है, जो पवनों की दिशा है मध्य प्रदेश पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर, दो, ये तो पश्चिम हो गया, और पश्चिम से दक्षिण पश्चिम हो गया ये वाला, और इधर से किधर की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर हवाएं बहती हैं। इसलिए तो मानसून हमारा ऐसे आता है, मानसून ऐसे ही आता है ना। तो ये पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी बहती हैं। उसके बाद में इसमें ये बताया गया है
कि जो वेधशाला बनाई है उज्जैन में, उस समय जो मोहम्मद शाह के समय पर, राजा मोहम्मद शाह के समय में, राजा सवाई जय सिंह यहाँ के क्या राज्यपाल हुआ करते थे, उन्हीं के समय में इसको क्या बनाया गया था, उन्होंने उज्जैन में अपनी वेधशाला बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी में भी है, मथुरा में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी अपनी वेधशालाएँ बनाई हैं सवाई जय सिंह के द्वारा। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ कुछ नहीं है, ये हमारी भारत की अवस्थिति है मुख्य रूप से। और जो भूमध्य सागर है यहाँ से जो आता है वर्षा ऋतु के समय, वो दिसंबर माह के समय पे, तो पश्चिम विक्षोभ, क्योंकि यहाँ मौसम साफ हो जाता है और यहाँ पे आके वो अपनी वर्षा करने लगते हैं, तो इस समय पे पश्चिम विक्षोभ के कारण ही मध्य प्रदेश में बारिश होती है, जो हमारी गेहूं की जो रबी की फसल है मुख्य रूप से उनके लिए लाभदायक रहती है। अब उसके बाद में आता है मानसून। मानसून दो प्रकार का आता है मध्य प्रदेश, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून। हल्की वर्षा होती है शीतकाल में, जिससे मावट के नाम से जाना जाता है और हमारे रबी की फसलों के लिए फायदायक है। और सर्वाधिक जो मानसून की वर्षा होती है हमारे पास 80 से 90% ग्रीष्मकालीन मानसून से ही होती है, जो जून से जुलाई के समय पे आता है, और ये जो खरीफ की फसल होती है मुख्य रूप से उसके लिए लाभदायक रहता है। इसके बाद बुंदेलखंड में सूखा क्यों आता है, देखो ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, मैं एक बार आपको बता दूं, तो जब ये हमारा विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, ये नर्मदा घाटी हो गई मुख्य रूप से, और देखो ये हमारी अरब सागर की खाड़ी से, सॉरी ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी से वर्षा की जो वो होगी दिशा, और ये हमारी आ गई किससे, क्या बोलते हैं, हाँ, दक्षिण पश्चिमी अरब सागर वाली शाखा, तो ये इसके पैरेलल निकल जाती है, और इसके ये यहाँ से पैरेलल निकल जाती है, क्योंकि ये भांडर और कैमूर की पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये सूखा का सूखा रह जाता है, ये दोनों ही, उनसे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे। अब उसके साथ में यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने फेरल का नियम सुना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने हाथ की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ जाती हैं, तो उसी के कारण इनकी दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये वाला क्षेत्र क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। वो ये सब इसमें लिखा हुआ है। और उन श्रेणियों में, और जो जो निकल जाती है तो शिवालिक पर जाके क्या कराती है, बारिश कराती है, ये वाला क्षेत्र क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। सॉरी। समाचार के पन्नों से महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डोंगवाला जो उज्जैन में अवस्थित है, वहाँ पर आधुनिक वेधशाला बनाई जा रही है, जो किसके नाम पर है, ब्राह्मीर तारामंडल के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मीर क्या हुआ करते थे, एनसीईआरटी में हमारे खगोली शास्त्री हुआ करते थे, खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ऋतुएं, मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। भले ही इनका समय यहाँ बराबर लिखा हो, लेकिन हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक मात्रा में या अधिक महीनों में देखी जाती है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसको उनाला के नाम से जाना जाता है, उनाला एक चौमासा इसके लिए लिखा हुआ है, उनाला के नाम से जाना जाता है। यह फरवरी से लेकर जून तक पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है इस समय पे, और उत्तरायण होने के कारण यहाँ का तापमान अधिक मात्रा में देखा जाता है, और मई महीना सबसे अधिक गर्म रहता है। वो क्या रहता है, मार्च माह में क्या होता है, मौसम साफ होता है ना, तापांतर अधिक देखा जाता है, तापांतर अधिक दिखे, रातें अधिक ठंडी हो जाती हैं और दिन अधिक गर्म देखने को मिलते हैं। और और मध्य प्रदेश का जो मुख्य क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, अति तापीय क्षेत्र में, मेगा थर्मल जोन के अंतर्गत आता है। इसी के साथ में वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर तक चलती है। इस समय क्या वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती हैं वो इस क्षेत्र में आकर क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं। और बारिश का तो मैंने बता ही दिया, पूर्वी क्षेत्र में अधिक बारिश होती है, पश्चिमी क्षेत्र में कम बारिश होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने में वर्षा में वृद्धि होती है। तो ये सब फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और मुख्य रूप से दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर जाने, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, चौमासा के नाम से जानते हैं। और जो आइसोबार सम वर्षा रेखा जो है हमारी, वो 60 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो पूर्वी और पश्चिमी भागों को विभाजित करती है। उसके बाद में अगला है हमारी शीत ऋतु, जिसे सियाला के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। गाँव में एक आम बोलचाल में बहुत भाषाएं सबको पता होती है। सो अब आप चलते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु के अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देखी जाती है। जो समताप रेखा है जनवरी में 21.1% जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों को अलग करती है। इसके साथ में शीत ऋतु में तापमान की गिरावट, ऊंचे जो पठार हैं उन पर अधिक होने के कारण क्या उत्तरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं पाला पड़ता है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके साथ में जो शीत ऋतु है, यहीं पे चक्रवातों की अवस्थिति देखी जाती है, और इसके कारण वर्षा होती है, उसको क्या बोलते हैं, मावट कहते हैं। इसे सियाला के नाम से ही जाना जाता है। जो हमने पॉइंट पढ़े थे पहले, वो पॉइंट कि न्यूनतम वर्षा या औसत न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, गोद में न्यूनतम वर्षा होती है, औसत न्यूनतम वर्षा भिंड में होती है। और औसत वर्षा सर्वाधिक मात्रा में बालाघाट के आसपास वाले क्षेत्रों में देखी जाती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ देखी जाती है, पचमढ़ी वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। वही पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है। ठीक इसके विपरीत कर देंगे तो वृद्धि देखने को मिल जाएगी हमें। इसके साथ में अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसे तीन वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रूपों में बताया गया, और उसको उन्होंने विभाजन मध्य प्रदेश की जो जलवायु उसको 3 रूपों में ही किया है। 3 वैज्ञानिकों ने 3 रूपों में किया है। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे AR
सुब्रमण्यम है। जो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो स्टेपी प्रकार का है। स्टेपी कहाँ पाई जाती है? यूक्रेन के आसपास में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो स्टेपी प्रकार की हैं। तो जो चंबल घाटी है, मंदसौर वाला क्षेत्र है, वो जो ये क्षेत्र हो गया है, स्टेपी प्रकार का जलवायु देखा जाता है। उसके बाद में गर्म शीतोष्ण, जो गर्म भी है लेकिन वहाँ पर शीत और उष्ण दोनों दीजिए। तो मध्य प्रदेश है मुख्य रूप से, और जो पूरी मध्य प्रदेश, मध्य का मध्य भाग जो दोनों ओर पूर्व पश्चिम की ओर फैला हुआ है, वहाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। इसका विस्तार मध्य मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। उसके बाद में आती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क, ऐसी कि जो वर्षा ऋतु में बहुत आर्द्र हो जाती है और वैसे शुष्क बनी रहती है। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश है जो मुख्य रूप से वो हमें देखने को मिलता है। किसके द्वारा बताई गई है? ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण के द्वारा बताई गई। अब आते थर्नथोवेट, इनके द्वारा भी 3 प्रकार की जलवायु में मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया है। एक होती तर जलवायु, जो मुख्य रूप से बालाघाट वाले क्षेत्र में, तर माने पानी से बिल्कुल तरातर हो जाना, तो वो हो जाती तर जलवायु या अल्पाद्र। उसके बाद में शुष्क आता है, जैसी ठंडी, जो मुख्य रूप से ठंडी रूप में देखने को मिलती है, तो वो आ जाती है मध्य वाली जो जलवायु मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद में जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में होती है वो आर्द्र उष्ण जलवायु, शुष्क आर्द्र शुष्क जलवायु में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश की जो मुख्य रूप से जलवायु है जो हो गया। अब आते कोपन के बारे में। कोपेन ने भी हमें मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में, वो ए सी डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, बी एस डब्ल्यू के बारे में फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु नीति है। तीनों दिए थे, बाद में एक और दिया था बी डब्ल्यू, जो मुख्य रूप से मरुस्थलों के लिए होता है। तो हमारे मरुस्थल तो देखा नहीं जाता, उसका आंसर बी डब्ल्यू ही था। मैं जब पेपर देने गया था तो मुझे पता है। तो आष्ण उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, तो एक ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वहाँ पर सी डब्ल्यू, और गंगा की घाटी वाले क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है। उसके बाद है उष्ण कटिबंधीय सदा सावाना प्रकार की जो भोपाल देवास जो मध्य प्रदेश है उसके अंतर ये देखी जाती है। उसके बाद में आद जो बुरहानपुर बड़वानी खंडवा खंड जो दक्षिणी जो क्षेत्र है हमारे, बी एस एच डब्ल्यू देखी जाती है। तो अभी क्वेश्चन बनेगा तो बी डब्ल्यू अगर आए तो वो मध्य प्रदेश की जलवायु नहीं है, जबकि ये 3 प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में देखी जाती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अब जो गोवा प्लान से संबंधित जो चीज़ें हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके। हम तारामंडल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मध्य हमारे यहाँ का जो 21 जून को सूर्य का सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध का होता है, और उसके बाद में सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का रहता है 21 जून। 22 दिसंबर आए तो ये हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। लू चलती है कहाँ पर? उत्तर भारत में चलती है, क्योंकि स्थानीय हवा है। एस चंद्रशेखर के नाम से जो वेधशाला है इंदौर में, वो श्री राजराम मंदिर अनुसंधान सेंटर उसके पास में ही अवस्थित है। इसी के साथ में कि जो हमारा दक्षिण पूर्वी भाग है या पूर्वी भाग है, वहाँ पे हवाएं क्या होती हैं? ऊंचे पठारों पर चलती हैं और टकराकर वहाँ पर वर्षा कराती हैं, फंस जाती हैं। तो उसके कारण यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा होती है। जो ही अधिक वर्षा का कारण रीजन क्या है कि यहाँ पे मैकाला और पचमढ़ी वाला पठार है, वहाँ फंस जाता है बादल और फिर वर्षा कराते हैं। सबसे अधिक तापांतर मार्च माह में देखा जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारे 80 से 90% जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकाल में जो चक्रवात आते हैं कि और वो छोटी छोटी बौछार लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? महावट भी कहते हैं। और जो समताप रेखा है आइसोथर्म, भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो उत्तरी और देखो आइसोथर्म हमें उत्तरी और दक्षिणी भागों को विभाजन करती है, जब आइसोबार जो होती है ना वो हमारे पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश का विभाजन करती है। शीत ऋतु में तापमान गिर जाता है, पठारियों पर तो क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। मध्य प्रदेश का जो मुख्य भाग क्या आता है? अतितापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मान से सबसे अधिक वर्षा होती है। और जो मिलीबार होता है जो किसको? पश्चिम और पूर्वी, जो देखो समदाब रेखाओं के कारण जो हवाएं हमारे यहाँ चलती हैं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलती है मुख्य रूप से। उसके बाद में जो हमारी समदाब रेखा है वो, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये 2 बार रिपीट हो गया। उसके बाद में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकतम वर्षा होती है, किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। और पश्चिमी भाग में वर्षा अरब सागर से होती है। इसी के साथ में ये पॉइंट फिर से है कि हम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित होने के कारण भी हमारी जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। दोस्तों ये इसमें हमने मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु का डिस्कस कर दिया। अगला लेक्चर हम मध्य प्रदेश के परिवहन से जुड़ा हुआ लेके आएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।